बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हमने अब तक जो मेन्यूज़ कवर किए हैं डाटा तक, कल के लेक्चर को हम थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेते हैं कि उसमें हमने डाटा में देखा था कि डाटा के अंदर से डुप्लीकेशन कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम, और डिफरेंट चीज़ें थी जो हमें आने वाले दिनों में फ़ायदा दे सकती थी। डाटा की सॉर्टिंग थी, टेक्स्ट टू कॉलम डाटा को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आज का जो हमारा पोर्शन है वो रिव्यू से मुतल्लिक है। जो हम काम कर रहे हैं इसमें हमने कोई असाइनमेंट बनाई है, डाटा एंटर किया है, तो उसको हम रिव्यू करना चाह रहे हैं। तो ये जो रिव्यू वाला हमारा मेन्यू, इससे हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। स्टार्ट में हमारे पास ग्रामर का पार्ट दिया हुआ है, प्रूफिंग जिसको उसकी हेडिंग है, तो उसमें हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, थिजार्स के अल्टरनेट मीनिंग्स देख सकते हैं, सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास था वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें स्टैट शो कर देगा कि हमारा डाटा उसमें शीट्स कहाँ पे हमारी एंड हो रही है, उसके अलावा उसमें सेल्स, कितने सेल्स के अंदर डाटा है, ये सारी चीज़ें हमें शो कर देगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है आगे ट्रांसलेट का। ठीक है, तो ट्रांसलेट से हम क्या कर सकते हैं कि हम पूरी डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इंटरनेट ऑन होना चाहिए। हम किसी लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो सपोज हम उसको जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। किसी लफ्ज़ को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सपोज, और उसके बाद हम उसको सर्च करते हैं तो ये हमें क्या करेगा, ट्रांसलेट करके दिखा देगा। इधर मैं लफ्ज़ लिखता हूँ, जैसे मेरे पास लफ्ज़ है डिस्ट्रिक्ट ही लिखा है मैंने, तो इसको अगर मैं किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ तो ये सर्च के ऊपर मैंने क्लिक करना है, तो वो हमें सर्च करके दिखा देगा। तो अभी वो कह रहा है ये उसने आपको करके दे दिया वैसे नीचे कि उसको जर्मन ज़ुबान में क्या कहते हैं। इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो इसके लिए इंटरनेट आपका चल रहा हो तो उसके बाद आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन नज़र आ रहा है वो कमेंट सेक्शन का नज़र आ रहा है। सपोज़ आपने अपने टीचर को असाइनमेंट बना के भेजी है, डाटा एंटर करके सेंड किया है, तो उन्होंने डिफरेंट जगह पे आपकी कोई मिस्टेक्स ही उनको पॉइंट आउट कर दिया है और वहाँ पे कमेंट ऐड कर दिए हैं। या आप खुद भी कमेंट्स ऐड करना चाहें, जैसे किसी टॉपिक को हम चाहते हैं फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं, तो हम उसके बारे में कमेंट्स कर देते हैं, कमेंट ऐड कर देते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है यहाँ पे। तो जैसे न्यू कमेंट में मैं जाता हूँ तो इस सेल के मुतालिक मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ। सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स के इस सेल्स के अंदर जो डाटा है वो ऑफिसर्स की सैलरीज के एलिमेंट है। तो ये उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया। जैसे ही आप इस सेल के ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपको दिखा देगा कि इसके अंदर क्या कमेंट ऐड हुआ है। इसी तरह आप डिफरेंट कमेंट्स मज़ीद ऐड कर लें। आगे वाला कमेंट देखना चाह रहे हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस, और अगर आप शो पे क्लिक करेंगे तो जितने कमेंट्स हैं वो सारे आपको शो होने शुरू हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये हमारा पार्ट था रिव्यू के अंदर एक। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, इसको हमने पहले भी कवर किया, फॉर्मेट सेल्स के अंदर, कि हम अपनी शीट को प्रोटेक्शन लगा देते हैं। हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सिर्फ वो उसको डाटा को देख सके, फाइल को ओपन करके, ना वो सिलेक्ट कर सके, कॉपी कर सके, कोई भी ऑप्शन आप नहीं देना चाह रहे। तो उस सूरत में आप जो जो उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं, जितने राइट्स, जितनी पावर्स देंगे वही काम वो कर सकेगा। सपोज हमारे पास दो हमने उनको आगे दिए हुए थे, एक तो सिलेक्ट का दिया हुआ था और एक दिया हुआ था कि अनलॉक साइकिल को भी वो सिलेक्ट कर सकते थे। बाकी सारी पावर्स हमने कोई पावर नहीं दी उनको। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड लगा देते हैं। अब इस शीट को ना तो इसमें क्लिक किया जा सकता है,
सिर्फ इसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो जब तक इसकी प्रोटेक्शन हम ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक इस शीट में कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये तो था सिर्फ मैंने इस शीट को प्रोटेक्शन लगाई है। मैं पूरी अपनी जो वर्कबुक है जिसमें ढेर सारी शीट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक ही शीट नज़र आ रही है परफॉर्मा के नाम से। अगर मैं इसमें मजीद शीट्स ऐड कर देता हूँ, सपोज शीट 1, शीट 2 और इस तरह से डिफरेंट शीट्स मैंने ऐड कर दी इसमें, तो सबको अगर प्रोटेक्शन लगानी है, पूरी फाइल को ही प्रोटेक्शन लगानी है, पूरी वर्कबुक को, तो उस सूरत में हमने प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके हमने उसको पासवर्ड लगा देना है, ठीक है। तो इससे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आगे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि हम अगर कुछ स्पेसिफिक जो है ना रोज़ हैं जिसमें एडिटिंग का इख्तियार उसको दे दें। जैसे एक ऑफिस के अंदर डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं, हर बंदे का इख्तियार मुख्तलिफ होता है, हर बंदे की पावर्स डिफरेंट होती हैं। एक बंदे को आप सिर्फ इतनी पावर दे दें कि वो सिर्फ डाटा एंटर कर सकता है, कि न्यू एडमिशन हुआ है या कुछ नया डाटा एंटर करना है वो सिर्फ एंटर कर सकेगा, ठीक है। एक बंदे को पावर दे दें कि वो उसको एडिट कर सकेगा, तो वो उस पासवर्ड के ज़रिए से सिर्फ उसको क्या कर लेगा, एडिट कर लेगा। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि हम उनको रेंज दे दें कि इस रेंज के अंदर चेंजेस हो सकती हैं, जो बाकी सेल्स हैं उसमें चेंजेस नहीं हो सकती। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो व्यू का है, ठीक है। ये जो हमें व्यू नज़र आ रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर, तो ये नॉर्मल व्यू के अंदर है। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा पेज कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पेज ब्रेक व्यू इसको बोलते हैं। मैं पहली शीट पे चला जाता हूँ जिसके अंदर कुछ डाटा है और पेज ब्रेक व्यू मैंने पे क्लिक किया है और ये आपको दिखाएगा बाकी जो सेल्स हैं जिनके अंदर डाटा नहीं है वो ये आपको शो नहीं करेगा, और जहाँ पे आपका पेज ख़त्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, वो आपको उस पर एक ब्लू बॉर्डर नज़र आएगा, ठीक है। इसका हमें ये भी फ़ायदा है कि इसके ज़रिए से हम ब्लू बॉर्डर को खुद से भी पेज का ब्रेक हम सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने पेज को ब्रेक करना है। अपनी मर्ज़ी से भी हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको बढ़ाना चाहें, इसके अंदर मज़ीद सेल्स ऐड करना चाहें तो फिर इसको हम इंक्रीज़ कर लेंगे, अगर कम करना चाहें तो इसको हम कम कर लेंगे ब्लू बॉर्डर के ज़रिए से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पेज लेआउट व्यू है, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास व्यू थे। अगर हम नॉर्मल रूटीन में काम करना चाहते हैं तो हम नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है शो क्या करवाना है आपने। आप चाह रहे हैं फार्मूला बार आपको शो ना हो तो आप उसको अनचेक कर दें, हेडिंग शो ना हो तो उसको अनचेक कर दें, ग्रिड लाइन नहीं देखना चाहते तो उसको अनचेक कर दें। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जूम करना है कि हम करीब से देखना चाह रहे हैं, ठीक है, जूम इन जूम आउट। तो अगर आप जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ, सपोज नॉर्मल पे जाना है तो 100% पे आप क्लिक कर दें। ये काम आप स्क्रॉल बार से भी कर सकते हैं, माउस से कंट्रोल दबा के जब आप स्क्रॉल बार को मूव करते हैं तो उससे जूम इन जूम आउट दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। और ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नीचे आपके बॉटम के अंदर भी आपके पास अवेलेबल होता है कि इससे आप जूम इन जूम आउट दोनों चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को सिर्फ देखना चाह रहा हूँ जूम करके डाटे को, तो इसको सिलेक्ट करके मैं जूम पे क्लिक कर दूँ तो वो उस डाटा को पूछेगा जी हाँ जी कितने % जूम करना है आपने। सपोज मैंने कहा जी 200% व्यू इसका दिखा दे, तो वो आपको 200% व्यू इसका दिखा दे। जूम टू सिलेक्शन करेंगे तो जो सिलेक्ट किया हुआ है उसको जूम करके दिखा देगा। 100% पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल व्यू आ जाएगा 100%। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फ्रीज पेन्स का। जैसे मैं शीट के अंदर काम कर रहा हूँ, मुझे स्टार्ट में तो पता है कि इसकी हेडिंग क्या है, ठीक है। जब मैं पहले पेज के ऊपर था तो मुझे पता है कि मेरे जो कॉलम F है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसी तरह कॉलम G की हेडिंग क्या है। लेकिन जैसे जैसे मैं डाटा एंट्री करते करते निचली पेजेस पे चला जाऊंगा, अब मैं नीचे जा रहा हूँ डाटा एंट्री करते हुए, तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा कि जो कॉलम K है, कॉलम J है, कॉलम I है, इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हेडिंग क्या है। अब ये तो नहीं है कि हर दफ़ा मैं स्क्रॉल करके ऊपर जाऊँ और देखूँ जी किस कॉलम में कौन सा डाटा एंटर करना था। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि उनको फ्रीज कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि वो हमें कॉलम, चाहे हम 10 पेजेस, 20 पेजेस, 50 पेजेस नीचे चले जाएं, तो वो जिन रोज़ को हमने फ्रीज़ किया हुआ है या जिन कॉलम्स को फ्रीज़ किया हुआ है वो हमें नज़र आते रहेंगे, ठीक है। अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ आपको
सपोज मैं ऊपर वाले कॉलम, इससे ऊपर वाले फ्रीज करना चाह रहा हूँ, तो उससे नीचे वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है और फ्रीज पेन पे मैं चला गया हूँ और इसको मैंने कह दिया जी फ्रीज पेन्स, ठीक है, क्लिक कर दिया उस पर। और अब मैं नीचे चला जाता हूँ मूव करके एरो कीज के साथ। तो मैं जितना भी नीचे जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने वहीं पे रहेंगी, वो आपको नज़र आती रहेंगी, आप जितना मर्जी डाटा उसमें एंटर कर सकते हैं। इसी तरह हम कॉलम भी फ्रीज कर लेते हैं। सपोज मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इस साइड पे लेफ्ट साइड पे उसकी हेडिंग्स क्या थी, तो उस सूरत में हमने क्या करना है कि हमने कॉलम को फ्रीज कर लेना। तो हम बी पे सिलेक्ट करके और उसके बाद हम फ्रीज में चले जाएंगे। फ्रीज अनफ्रीज पहले मैंने किया और अब मैं इसको फ्रीज पेन कर देता हूँ। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे भी चला जाऊँगा तो वो आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर वाला कॉलम जिसको मैंने फ्रीज किया था वो आपको नज़र आता रहेगा। तो ये आपको जब आप डाटा एंट्री कर रहे होंगे तो उस सूरत में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मैक्रोज का ऑप्शन है, ठीक है। मैक्रोज क्या है कि आप एक तरह की एंट्रीज कर रहे हैं, आपके पास डिफरेंट शीट्स हैं, सेम डाटा है, वो डाटा आप अगली शीट में भी पुट करना चाह रहे हैं डिफरेंट जगह पे। तो उस सूरत में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसको रिकॉर्ड कर लें, अपने उस काम को जो हमने डाटा एंट्री की है, कुछ नंबर्स एंटर किए हैं, सेम वही हम दूसरी शीट पे करना चाह रहे हैं, तीसरी पे करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में हम मैक्रोस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमारी कॉमन चीज़ें थी जो आपको मैक्सिमम चीज़ें फ़ायदा दे सकती थी एक्सेल के अंदर, वो हमने कवर की हैं इसके अंदर। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक रह गए थे इंटरनेट के रेलेवेंट, जो मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उनमें हमारे पास एक ऑप्शन था ट्रांसलेट का। तो आप लोगों ने सिर्फ इसको इस हद तक इस्तेमाल किया होगा कि जस्ट उर्दू लिखी और इंग्लिश में कन्वर्ट कर ली, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि हम पूरी डॉक्यूमेंट्स को, कोई इमेज है उसको भी हम किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमने एक लेटर लिखा हुआ है जो हम कहीं और सबमिट करना चाह रहे हैं, हमने सीवी बनाई है लेकिन हम जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की ज़ुबान अरबी है, हमें अरबी में कन्वर्ट करनी है उस सीवी को, ठीक है। इस तरह डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। जब लोग, जिन लोगों ने बाहर अप्लाई करना होता है वीज़ा के लिए, तो उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवाने होते हैं। किसी ने जर्मन में करवाना है, किसी ने जापानीज़ में करवाना है, तो दुनिया जहान की ज़ुबानों में आप उस पूरे डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका CNIC है, आपका पासपोर्ट है, कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो ट्रांसलेट से आप उसको कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का उसका, ठीक है। तो ये आप देख लें कि आपको यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है उसके साथ क्या नेक्स्ट ऑप्शन है, इमेज का। आप एक इमेज अपलोड करेंगे, वो आप उसी इमेज को वो दूसरी ज़ुबान में जिसमें आप करना चाह रहे हैं वो आपको ट्रांसलेट करके दिखा देगा। इसी तरह पूरी डॉक्यूमेंट है उसको भी आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट है, सपोज आपने, जैसे मैंने अभी मेरी स्क्रीन पे ओपन था, ये मुझे ईमेल आई थी अभी मिस्र से ना, मिस्र की एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मुझे मेल किया कि हम आपके साथ जो है ना मिल के, तो वो कह रहे हैं हम आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं IT सेक्टर में। तो वो मैंने उसको ट्रांसलेट किया समझने के लिए इजी, तो वो पूरी ईमेल मैंने उसको ट्रांसलेट की हुई है, ठीक है। तो कुछ ऐसे अल्फाज थे जो मैंने नहीं पढ़े हुए थे, जैसे इसमें ईथोस ऑफ, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ था, तो मैंने उसको ट्रांसलेट कर लिया। तो इसके बाद हमारे पास क्या था कि पूरी डॉक्यूमेंट, तो जैसे हम वर्ड का कोई लेटर जैसे आप लोगों ने लिखा हुआ है, पहला प्रैक्टिकल था, वो आपने किसी और ज़ुबान में कन्वर्ट करना है, इवन आपने उर्दू में कन्वर्ट करना है। उर्दू आप लोगों को लिखने में मुश्किल हो रही है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो आप उसको ईजिली उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ थोड़ी सी चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी लेकिन ज़्यादा वही होगा जो आपने लिखा होगा। तो वो हमने एक अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। सपोज यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई पड़ी हुई है, ये एक मेरे पास पड़ा हुआ था, कंप्लेंट एक पड़ी हुई है, तो ये मैंने अपलोड किया है इसके ऊपर, और ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रांसलेट का। तो आप देखेंगे कि ये पूरी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर देगा उर्दू के अंदर, जो एक कंप्लेंट लिखी हुई है, तो उसमें मेरा टाइम भी बच जाएगा
ठीक है, और ट्रांसलेशन भी बिल्कुल ठीक होगी। और ये ऑप्शन दे रहा है जी डाउनलोड ट्रांसलेशन, तो अभी ये ट्रांसलेट होके डाउनलोड भी हो गई है। तो आप देखें ये जो मेरा लेटर था सेम उसने इंग्लिश में था और इंग्लिश से उसने क्या कर दिया है, उर्दू में मुझे कर दिया है। उर्दू मुझे टाइप भी नहीं करनी पड़ी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके पास, कोई इसमें मेजर गलती भी नहीं है। ये नकल की शिकायत मैंने लगाई थी कि ये बच्चे जो है ना 8वीं क्लास के पेपरों में ये स्कूल हैं जहाँ पे नकल लग रही है, इंग्लिश में थी। मैं आपको इंग्लिश की भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसने मुझे उर्दू में करके दिखा दी है, तो इंग्लिश भी आपको दिखा देता हूँ। ये इंग्लिश की थी, इसको उसने उर्दू में बदल दिया, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आपको आने वाले दिनों में काम आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास था गूगल डॉक्स का, हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर देखा था वॉइस टाइपिंग, ठीक है। और आज हमारे पास है शीट्स, ठीक है। तो शीट्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑफिस नहीं इंस्टॉल, ऑफिस में वर्ड भी इंस्टॉल नहीं है, एक्सेल भी नहीं है, पावर पॉइंट भी नहीं है, लेकिन काम करना पड़ गया। तो उस सूरत में हमारी जो गूगल की आईडी है या जीमेल आईडी है वो ही सारे काम करेगी, उसी से हम वर्ड भी काम ले सकते हैं, एक्सेल में भी, और पावर पॉइंट का भी काम ले सकते हैं। तो गूगल शीट्स बेसिकली एक्सेल की तरह ही काम करेगा, जितने फीचर्स एक्सेल में हैं बल्कि उससे कुछ ज़्यादा फीचर आपको मिलेंगे। तो आप जैसे मैंने ओपन किया है, और इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है गूगल डॉक्स का और गूगल शीट्स का वो ये है कि आपका डाटा आपकी जीमेल आईडी पे पड़ा हुआ है, उसको जहाँ मर्जी ओपन करें, जहाँ मर्जी एडिट करें। और गूगल शीट का मैं आपको सबसे बड़ा फ़ायदा बता रहा हूँ, वो ये है कि हमारे पास 10 शीट्स हैं और 10 शीट्स के अंदर हम डाटा एंट्री करना चाह रहे हैं, ठीक है। और सपोज आप चाहते हैं आपकी पूरी टीम है जिसमें 4-5 बंदे हैं, तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बजाय इसके कि एक बंदे को कहें ये 10 शीट तुमने बनानी है, इसमें जितनी डाटा एंट्री है आप नहीं करनी है, तो उसको मे बी 2-3 दिन लग जाएं। तो अगर वही शीट आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हैं, बाकी लोगों के साथ जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो लोग वहीं पे उनसे अगर आप फाइल शेयर करेंगे, जैसे जैसे वो एडिट करते जाएंगे या डाटा एंट्री करते जाएंगे आपके पास सेव होती जाएगी, क्योंकि आपने वो फाइल उनसे शेयर की है। ना तो आपको उनसे अलग अलग कलेक्ट करनी पड़ेगी फाइल, कि आप उनसे अलग अलग मंगवाएं और उसके बाद उसमें से कॉपी करके अपनी एक्सेल की शीट में पेस्ट करें, बल्कि वही शीट ऑटोमेटिकली क्या हो रही होगी, साथ साथ अपडेट हो रही होगी। तो उससे आपकी टाइम भी सेविंग होगी और डाटा जो है ना सारा डाटा सिंक हो जाएगा आपका, यानी कि ऑटोमेटिकली जो बंदा चेंज कर रहा होता है और जिस बंदे ने फाइल शेयर की होती है उसके पास राइट होता है कि वो उसको पावर्स दे दे डाटा एंट्री का, एडिटिंग का, व्यूइंग का, जो आप उससे करेंगे। तो वो हम अभी आप करते हैं क्लास में कि कैसे हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अनटाइटल्ड शीट ओपन हुई है, तो इसके लिए हमें ना तो बार बार कंट्रोल एस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं ऑटोमेटिकली फाइल सेव हो रही होती है। तो इसके लिए इंटरनेट आपका ठीक होना चाहिए, स्पीड उसकी इंटरनेट की सही होनी चाहिए। बाकी वही चीज़ें जो आप एक्सेल में कर रहे होते हैं, आपकी एक्सेल की फाइल्स शीट्स के अंदर ओपन हो रही होगी। तो आज का आप लोगों का टास्क भी यही है कि आप लोगों ने एक फ़ाइल किसी एक ने शेयर करनी है और 3 बंदों ने उनमें अपनी आईडी से, जीमेल आईडी से उसमें डाटा एंट्री करनी है। तो वो जिस बंदे ने शेयर की होगी, तीनों की फाइल्स का डाटा एक ही जगह पे ऑटोमेटिकली साथ साथ अपडेट हो रहा होगा। तो इसका हमें ये भी फ़ायदा कि बॉस ने अगर फाइल शेयर की हुई है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, तो बॉस शायद आउट ऑफ सिटी चला गया है, ऑफिस में नहीं है, अपने मोबाइल पे खोल के देख सकता है, क्योंकि वो साथ साथ आपको अपडेट कर रहा होता है कि कब आपने इसमें किस बंदे ने चेंजेस की। सपोज आपने 3 बंदों के साथ डाटा शेयर किया हुआ है, तो वो आपको बताएगा जी इतने बज के इतने मिनट पे इस बंदे ने एडिटिंग की, इतने बजे लास्ट एडिट ये डाटा हुआ, ये एडिटिंग हुई है इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ
तो आप वहीं पे साथ साथ ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे सेव टू ड्राइव हो रहा है। और इसी फाइल को मैं शेयर कर देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास असाइनमेंट। उसको मैंने सेव किया है और उसके बाद ये मैं किन लोगों से शेयर कर रहा हूँ, अपना ईमेल एड्रेस बोलें। अच्छा ये ठीक है आपका, किरण का ईमेल एड्रेस ठीक है, किरण रियाज, ठीक हो गया, इसके साथ शेयर किया। उसके अलावा जहरा के साथ शेयर किया फाइल मैंने। और कौन है क्लास में, मानूर है, आपका क्या है, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो आप 3 बंदों के साथ, जैनब रह गई है, जैनब का क्या है, Zany.mbdeen। तो ये 4 बंदों के साथ मैंने फाइल शेयर कर रहा हूँ। इनको मैं जो राइट दे रहा हूँ, एडिटिंग का राइट मैं दे रहा हूँ इनको, ठीक है कि आप इसमें एडिटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। तो अब आप लोगों ने अपनी जीमेल आईडी ओपन करनी है। तो उसमें करना आप लोगों ने क्या है कि शीट्स के अंदर, जैसे शीट 1 के अंदर जो चेंजेस करेंगी, शीट 1 के अंदर डाटा लिखेंगी किरण, और शीट 2 के अंदर ज़ारा लिखेंगी, और शीट 3 के अंदर जो है वो जैनब लिखेगी, और शीट 4 के अंदर जो डाटा की एंट्री करेंगी वो मानूर करेंगी, ठीक है, मानूर और शाहीन मिलके। तो हम देखते हैं कि सेम टाइम में डाटा हमारे पास इस शीट के अंदर अपडेट हो रहा होगा। तो इससे हम अपना काम आसान कर सकते हैं। तो एक तो आप लोग ये करें अभी, और उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गूगल की, वो है गूगल स्लाइड्स, ठीक है। तो गूगल स्लाइड जैसे आपने पावर पॉइंट को यूज़ किया, तो वो काम हम गूगल स्लाइड से ले सकते हैं, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बना भी सकते हैं, और जो हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाई हैं उनको हम ओपन भी कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम यही है कि जो डाटा आप सेव कर रहे होते हैं, या मुख्तलिफ लोगों को, जैसे एक क्लास के अंदर असाइनमेंट मिली होती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, और मिल के लोग ग्रुप के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कि इस बंदे ने इसके मुतालिक ये डाटा है, उसने वो एंटर करना है, दूसरे के मुतालिक दूसरा डाटा है। तो वो अगर आप इसमें फ़ाइल बना के अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास वालों के साथ शेयर कर दें, तो आपका काम, वो चाहे घर में बैठी हुई है, चाहे दूसरे सिटी में बैठी हुई है, तो वहीं से वो उसको अपनी स्लाइड्स को बना सकती है, उसके अंदर डाटा एंटर कर सकती है, उसको चेंजेस कर सकती है। तो हमें ये जो फ़ायदा है कि गूगल की जितनी प्रोडक्ट्स थी, इनका हमें जो फ़ायदा है, एक तो सबसे बड़ा ये है कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ऑफिस के अंदर जो है वो हमारा डाटा है, ठीक है, जो हमने इतनी मेहनत से बनाया है। तो वो अगर सपोज हमारा कंप्यूटर से चोरी हो सकता है, ख़राब हो सकता है, जल सकता है, लेकिन जीमेल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, जब तक हमें जीमेल आईडी हमारे पास है, उसका पासवर्ड हमारे पास है, वो डाटा हमारा ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको एडिशनल बैकअप के तौर पे भी कर सकते हैं कि हम अपनी जो ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं उनको हम गूगल ड्राइव के ऊपर रख दें, ठीक है, ताकि वो हमेशा कभी भी चोरी ना हो डाटा हमारा। तो ये भी हमें सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। तो आप लोग अपने अपने सिस्टम्स पे आ जाएं, ठीक है, और जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया है उसको आज आप लोग कंप्लीट करें।